हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम पूजा और आज हम बात करने वाले हैं 20 जुलाई के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स पे। तो देश दुनिया की खबरों को जानेंगे, लेकिन आज मैं आपको नॉर्थ ईस्ट के, पूर्व उत्तर भारत के कुछ इंपॉर्टेंट फेस्टिवल्स भी याद करवाने वाली हूँ जो आने वाले एग्जाम में आपको डेफिनेटली हेल्प करेंगे। अभी जो एग्जाम्स हो रहे हैं, आप लोगों ने देखा होगा कि फेस्टिवल से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं एग्जाम में, राइट। तो आइए देखते हैं। यहाँ रिसेंटली आप देखिए एक त्यौहार, एक फेस्टिवल मनाया जा रहा है जो कि एक लोक पर्व है। क्या नाम है इसका? हरेला। हरेला फेस्टिवल कहाँ पे मनाया जाता है? तो उत्तराखंड में मनाया जाता है। उत्तराखंड का जो कुमायूं एरिया है ना, वहाँ पर आप देखोगे वहाँ से ओरिजिनेट हुआ है हरेला शब्द। तो उत्तराखंड में पौधारोपण के साथ लोक पर्व हरेला की शुरुआत हुई। तो हरेला त्यौहार मनाया जा रहा है कहाँ पर? उत्तराखंड में, ठीक है। सो हरेला क्या है? एक हिंदू फेस्टिवल है जो उत्तराखंड में सेलिब्रेट किया जाता है और कुछ पार्ट है हिमाचल प्रदेश के, उनमें भी मनाया जाता है हरेला का त्यौहार। हरेला फॉल्स ऑन द फर्स्ट डे ऑफ द श्रावण मास अकॉर्डिंग टू द हिंदू लूनी सोलर कैलेंडर। तो ये पहला दिन माना जाता है श्रावण मास का अकॉर्डिंग टू द लूनी कैलेंडर या मून कैलेंडर, ठीक है, लूनी सोलर कैलेंडर, मार्किंग द स्टार्ट ऑफ द मॉनसून सीजन एंड द प्लांटिंग ऑफ द न्यू क्रॉप। मतलब ऐसा माना जाता है कि यहाँ से मॉनसून की शुरुआत हो जाती है और मॉनसून में ही तो हम प्लांटेशन करना स्टार्ट करते हैं। हरेला शब्द कुमायूं रीजन के हरियाला शब्द से ओरिजिनेट हुआ है, ठीक है। और यहाँ पर जो सेलिब्रेशन किया जाता है वो लॉर्ड शिवा और माता पार्वती के मैरिज से यहाँ पे इस फेस्टिवल की शुरुआत की जाती है। ये तो बेसिक बातें हो गई अबाउट द हरेला त्यौहार। कहाँ पे मनाया जा रहा है? तो उत्तराखंड में, और कुछ पार्ट्स है हिमाचल प्रदेश के, वहाँ पर इसे मनाया जा रहा है। अब यहाँ पर देखिए एक छोटी सी लिस्ट है जिसको हम यहाँ पे ज़रूर से डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले लोसर। लोसर का त्यौहार याद कीजिए, हमने कुछ दिन पहले डिस्कस किया हुआ था। तिब्बत में इसे न्यू ईयर की तरह मनाया जाता है, नया साल मनाया जाता है। ये तिब्बत और हिमालय क्षेत्र पर रहने वाले जो बौद्ध धर्म के लोग हैं वो लोसर पर्व को एक नव वर्ष की तरह, न्यू ईयर की तरह सेलिब्रेट करते हैं। कहाँ पर? लद्दाख हो गया, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम एंड अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। तो लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम एंड अरुणाचल प्रदेश में लोसर फेस्टिवल होता है। हॉर्नबिल फेस्टिवल सभी को पता है ये तो, कि नागालैंड में होता है, ठीक है। नागालैंड में हॉर्नबिल फेस्टिवल को मनाया जाता है। डन। पूरे वीक, एक हफ्ते ये फेस्टिवल चलता है और वहाँ की जो जनजातियाँ हैं, वहाँ की जो ट्राइब्स है, ये फेस्टिवल मनाती हैं। नेक्स्ट आता है लोसांग। लोसांग फेस्टिवल। लोसांग फेस्टिवल होता है सिक्किम में। कहाँ पर होता है ये फेस्टिवल? तो सिक्किम में आपको लोसांग फेस्टिवल देखने को मिलेगा। यहाँ पर जो लेप्चा एंड भूटिया ट्राइब पाई जाती हैं। सिक्किम में आपको दो इम्पॉर्टेंट ट्राइब्स देखने को मिलेंगी। कौन कौन सी? लेप्चा एंड भूटिया ट्राइब। तो यहाँ पे वो ट्राइब्स लोसांग त्यौहार मनाती हैं जो कि नववर्ष की तरह या न्यू ईयर की तरह सेलिब्रेट किया जाता है। बेसिकली एक तरीके से आभार व्यक्त करते हैं कि हमारी फसल बहुत अच्छे से हो गई, पूरा साल बहुत अच्छे से निकल गया। तो इस तरीके से लोसांग त्यौहार या लोसांग फेस्टिवल मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्या है? सो नेक्स्ट है सागा दावा। अभी रिसेंटली ही सागा दावा को त्यौहार को मनाया गया था। कहाँ पर? सिक्किम में। तो सागा दावा मनाया जाता है सिक्किम में, और भगवान बुद्ध की जयंती को सिक्किम में सागा दावा कहा जाता है, ठीक है। इस दिन भगवान बुद्ध को निर्वाण, या कह सकते हो कि ज्ञान की प्राप्ति, और महापरिनिर्वाण मतलब आपका मोक्ष की प्राप्ति हुई थी, ठीक है। तो यहाँ पर महात्मा बुद्ध की जयंती से संबंधित आपको सिक्किम का जो त्यौहार मिलेगा वो क्या मिलेगा? सागा दावा मिलेगा। नेक्स्ट है बिहू। बिहू तो सभी को पता है, आसाम में मनाया जाता है। तो आसाम का लोकप्रिय जो फेस्टिवल है वो आपको बिहू देखने को मिलेगा, और बिहू 3 बार मनाया जाता है, ठीक है। एक होता है बोहाग बिहू, जिसको रोंगाली बिहू भी कहा जाता है। वैसाख के मंथ में मनाया जाता है, मतलब मिड अप्रैल में। फिर आता है आपका कांगोली बिहू या काटी बिहू। तो काटी बिहू कार्तिक के मंथ में मनाया जाता है, आपके मिड अक्टूबर में। एंड माघ बिहू, जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है वो माघ बिहू से पूछा जाता है, जिसको हम भोगाली बिहू भी कहते हैं, और ये माघ के मंथ में मनाया जाता है, मतलब मिड जनवरी में। तो 3 बार बिहू का त्यौहार मनाया जाता है, बोहाग बिहू, काटी बिहू एंड माघ बिहू, ठीक है। और ये भी आपका एग्रीकल्चर या फार्मिंग से एसोसिएटेड, कृषि से संबंधित आपको देखने को मिल जाता है बिहू का त्यौहार। अंबुबाची मेला।
अभी स्टार्ट हुआ था, याद कीजिए अंबुबाची मेला कहाँ पे लग रहा था, आंसर हो जाएगा गुवाहाटी आसाम के कामाख्या देवी टेम्पल में। आपको मानसून में ये त्यौहार या पर्व मनाया जाता है, ठीक है। इसको हम ईस्ट का महाकुंभ भी कहते हैं, ओके। अगला है खर्ची पूजा। तो खर्ची पूजा अभी बनाई, हमने डिस्कस भी किया था त्रिपुरा में, याद कीजिए त्रिपुरा में खर्ची पूजा को मनाया गया था। अगस्त और जुलाई के मंथ में इसे मनाया जाता है और यहाँ पर 14 गॉड्स की पूजा की जाती है। याद कीजिए ये भी मैंने बताया था आपको, 14 भगवानों की यहाँ पे पूजा की जाती है और त्रिपुरा की आदिवासी कम्युनिटी इसको मनाती है खर्ची पूजा। खर्ची पूजा के बाद आता है सजीबू चेराइबो, ठीक है, सजीबो चेराई ओबा। ये त्यौहार मणिपुर के जो मेताई कम्युनिटी है, मणिपुर में जो मेताई या मेती जनजाति पाई जाती है, वो यहाँ पे सजीबू चेराई ओबा त्यौहार मनाती है। इसे फेस्टिवल बोला जाता है 100 ड्रम्स का, क्योंकि एक साथ यहाँ पे 100 ड्रम्स को, मतलब ये 100 ड्रम्स पार्टिसिपेट करते हैं इस त्यौहार में, इसलिए इसे 100 ड्रमों का त्यौहार भी कहा जाता है। कौन सी कम्युनिटी बना रही है, तो मेती जनजाति मनाती है इसे, जो कि मणिपुर में है। डन इतनी चीज़ें। तो ये कुछ त्यौहार है। देखो अभी हम मना रहे हैं कौन सा त्यौहार, हरेला, याद रखना है। सिक्किम आपका हिमाचल प्रदेश और कुछ पार्ट आपका हिमाचल प्रदेश के और उत्तराखंड में इसको मनाया जाता है हरेला को। फिर लोसर कहाँ पे हो रहा है, तिब्बत में हो रहा है, हिमालयन रीजन में हो रहा है, बुद्धिस्ट कम्युनिटी मना रही है, ठीक है। हॉर्नबिल नागालैंड में मनाया जाता है। लोसांग आपको सिक्किम में देखने को मिलेगा, सिक्किम में जो भूटिया और लेपचाज रहते हैं वो मना रहे हैं। सागा दावा ये आपका भगवान बुद्ध की जयंती से संबंधित है, सिक्किम में मनाते हैं। बिहू आसाम में मनाते हैं और 3 बार बिहू को मनाया जाता है। अंबुबाची मेला आसाम के गुवाहाटी में कामाख्या देवी टेम्पल में लगता है। खर्ची पूजा जुलाई या अगस्त के महीने में होती है, जो कि त्रिपुरा में करते हैं, जिसमें 14 देवी देवताओं की पूजा की जाती है, ठीक है। और अगला आता है आपका सजीबू चेराई ओबा, और ये त्यौहार आपको देखने को मिलेगा मणिपुर में, और मणिपुर की मेती जनजाति इसको मनाती है। तो ये कुछ हमारे पूर्वोत्तर भारत के प्रमुख त्यौहार हो गए, ठीक है। इनको थोड़ा सा याद रखना है। चलो वापस अपने करेंट अफेयर्स में आते हैं। आज के लिए काफ़ी हो गया, ठीक है। आज के लिए जितना स्टैटिक पढ़ाना था पढ़ा दिया। चलो अब बात करते हैं यहाँ पर हम अपने करेंट अफेयर्स पे। तो जल्दी से एक बार लिंक को शेयर कर दो अपने फ्रेंड्स के साथ, वो सारे फ्रेंड्स जो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम या वनडे एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, क्योंकि सभी के लिए ये करेंट अफेयर्स यूजफुल हैं। और पीडीएफ कहाँ से मिलेगी, तो ये टेलीग्राम है, टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना और यहाँ से आप इजीली पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। ओके चलो देखते हैं। ICC honored 6 nations in associate cricket with ICC Development Award 2023। तो यहाँ पर ICC ने ICC Development Award 2023 डिस्ट्रीब्यूट किए हैं और टोटल 6 कंट्रीज को, 6 नेशन को ये अवार्ड दिए गए हैं। मैक्सिको जो कि वर्ल्ड में जाना जाता है फुटबॉल के लिए, एंड मैक्सिको को भी ये अवार्ड दिया गया है। मैक्सिको के साथ साथ ओमान के बाद नीदरलैंड, यूएई, नेपाल और स्कॉटलैंड, ये कुछ इमर्जिंग कंट्रीज़ हैं जिनको यहाँ पे आईसीसी ने अपना जो भी कंट्रीब्यूशन इन्होंने किया है क्रिकेट की कैटेगरी में, इसलिए इन्हें एसोसिएटेड क्रिकेट अवार्ड या आईसीसी डेवलपमेंट अवार्ड दिया गया है। ठीक है, ये जो आईसीसी डेवलपमेंट अवार्ड है इसकी शुरुआत कब हुई थी, तो 2002 में इसको स्टार्ट किया गया था टू रिकॉग्नाइज द एफर्ट्स एंड अचीवमेंट ऑफ आईसीसी एसोसिएटेड मेंबर। क्योंकि आईसीसी में आपने देखा है कुछ एसोसिएटेड कंट्री होती हैं और वो कंट्री क्या कंट्रीब्यूट कर रही हैं आपके स्पोर्ट में, क्रिकेट में, तो उनको ये अवार्ड दिया जाता है। हमें याद क्या रखना है कि आईसीसी डेवलपमेंट अवार्ड की शुरुआत 2002 में हुई थी और 2023 के लिए टोटल 6 कंट्री हैं, 6 नेशन है जिनको अवार्ड दिया गया है। ठीक है, और ट्राई कीजिएगा अगर ये 6 कंट्री आप याद रख पाओ, मैक्सिको, ओमान, नीदरलैंड, यूएई, नेपाल एंड स्कॉटलैंड। ठीक है, अब जब हम क्रिकेट की बात कर रहे हैं तो क्रिकेट से एक और न्यूज़ हम देख लेते हैं। सबसे पहली न्यूज़ तो मैं ये बताना चाहती हूँ कि अभी जो मोस्ट ब्रांड या मोस्ट वैल्यूएबल ब्रांड का हमारा जो लिस्ट पब्लिश हुआ है उसमें विराट कोहली ने वापस से टॉप किया है। ठीक है, इसके अलावा
विच IPL टीम इज सेट टू एस्टेब्लिश अ न्यू क्रिकेट एकेडमी इन सिडनी। सिडनी ऑस्ट्रेलिया में अपनी क्रिकेट एकेडमी कौन सी टीम IPL की सेटअप कर रही है, और इनकी तीसरे नंबर का इस तरीके का सेटअप देखने को मिलेगा। तो आंसर हो जाएगा CSK, चेन्नई सुपर किंग्स। ओके, ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसके पहले चेन्नई सुपर किंग्स ने UK और USA में भी अपनी एकेडमी को ओपन किया था, और अब ये ऑस्ट्रेलिया सिडनी में भी अपनी क्रिकेट एकेडमी को ओपन कर रहा है। तो ये तो सारी खबरें हो गई आपकी क्रिकेट से एसोसिएटेड। और इसके अलावा आपको पता ही होगा कि T20 टीम के लिए नए कैप्टन चुन लिए गए हैं सूर्य कुमार यादव, तो इसको भी आप ऐड कर लीजिए क्रिकेट में। ठीक है, बाकी एशिया कप स्टार्ट हो चुका है श्रीलंका में, 9th एडिशन है, ये भी हमने डिस्कस किया था रिसेंटली। डन। सबसे सक्सेसफुल टीम कौन है वीमेंस एशिया कप में? तो आंसर हो जाएगा इंडिया की टीम, सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल टीम आपको देखने को मिल जाएगी। चलो अब वापस आते हैं अपने न्यूज़ पे और MP। तो मैंने कुछ दिन पहले आपको डिस्कस किया था कि एक पेड़ माँ के नाम कैंपेन जो कि 5 जून को स्टार्ट किया गया था, पर्यावरण दिवस या एनवायरनमेंट डे पे। किसने स्टार्ट किया था? प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने पीपल का पेड़ लगा के इसकी शुरुआत की थी, एक पेड़ माँ के नाम। और इसी कैंपेन को मध्य प्रदेश ने भी स्टार्ट किया था और होम मिनिस्टर यहाँ पे पार्टिसिपेट करते हैं। अब यहाँ पर क्या होता है, हमने मतलब MP गवर्नमेंट ने एक दिन में 11 लाख, एक दिन में आप देखोगे सिंगल डे में 11 लाख ट्रीज को प्लांट किया है और वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। सो MP गवर्नमेंट प्लांट्स 11 लाख ट्रीज इन अ सिंगल डे एंड सेट द वर्ल्ड रिकॉर्ड। और आप देख सकते हैं ये मोहन यादव जी हैं जो कि वर्ल्ड रिकॉर्ड वाला सर्टिफिकेट पकड़े हुए। तो 24 घंटे में 11 लाख पेड़ों को लगाने के बाद मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने ये वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। जब वर्ल्ड रिकॉर्ड की बात हो रही है तो वर्ल्ड में टॉप 5 में हमारी कुछ माइंस भी आती हैं, हम उन माइंस पर डिस्कशन कर लेते हैं। ठीक है, गेवरा एंड कुसमुंडा कोल्स माइंस इंक्लूडेड इन द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट कोल माइन। यहाँ पे आप देखिए PIB का डेटा है और यहाँ पे कहा गया है कि 2 ऑफ द वर्ल्ड 5 लार्जेस्ट कोल माइंस नाउ इन इंडिया। वर्ल्ड की जो 5 सबसे बड़ी कोल्ड माइंस हैं उनमें से 2 भारत में आती हैं। ठीक है, कौन कौन सी हैं? एक है गेवरा माइन एंड द कुसमुंडा माइन, और ये दोनों आपको माइन प्रोजेक्ट कहाँ पर मिलेंगे? कोलकाता में देखने को मिलेंगे। गेवरा माइन की रैंकिंग 2nd पोजीशन पे मिल जाएगी और कुसमुंडा माइन जो कि छत्तीसगढ़ में है इसकी पोजीशन 4th स्पॉट पे देखने को मिलेगी। यहाँ पर डेटा पब्लिश किया गया है, देखिएगा। छत्तीसगढ़ बेस्ड कोल इंडिया सब्सिडरी साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड गेवर and Kusmunda coal mines have secured the 2nd and the 4th spot in the list of the world 10 largest coal mines released by the worldatlas.com। किसने इस लिस्ट को रिलीज किया है? तो worldatlas.com ने रिलीज किया है। एंड वर्ल्ड की जो टॉप 10 लार्जेस्ट कोल माइंस है उनमें से 2 कोल माइंस आपको इंडिया में देखने को मिल जाएंगी। ठीक है, ये कोल इंडिया की सब्सिडरी है। तो कोल इंडिया लिमिटेड एक महारत्न कंपनी है और इसका फॉर्मेशन 1975 में हुआ था और तब से अभी तक ये लार्जेस्ट कोल प्रोड्यूसर है इंडिया में। तो सबसे बड़ा कोल प्रोड्यूसर इंडिया में कौन है? तो आंसर हो जाएगा कोल इंडिया लिमिटेड है जो कि एक महारत्न कंपनी आपको मिल जाएगी। ठीक है, अभी दोनों जो माइंस हैं वो छत्तीसगढ़ में हैं और ये लगभग 10% कंट्री का जो टोटल एनुअल कोल प्रोडक्शन होता है उसका 10% ये दोनों कंट्रीब्यूट करती हैं। इस पूरी लिस्ट में टॉप 10 में यहाँ पर अगर देखा जाए तो डोमिनेट कौन कर रहा है? तो डोमिनेट कर रहा है इंडोनेशिया। टॉप 10 में इंडोनेशिया की आप देखोगे कि मैक्सिमम मतलब 4 माइंस आपको इंडोनेशिया की देखने को मिल जाएंगी। अच्छा, सबसे बड़ी माइन कौन सी? वर्ल्ड की लार्जेस्ट कोल माइन USA में है जिसका नाम है ब्लैक थंडर माइन। ब्लैक थंडर माइन वर्ल्ड की लार्जेस्ट कोल माइन है जो कि USA में है। ठीक है, कुछ और बेसिक बातें देखेंगे। चाइना वर्ल्ड का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है एंड कंज्यूमर है कोल का, वहीं इंडिया 2nd लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है कोल का। ओके, और कोल रिजर्व के बारे में बात करते हैं तो कोल रिजर्व सबसे ज़्यादा USA में है। तो दोनों बातें अलग अलग हैं। एक ऐसी कंट्री जिसके पास रिजर्व बहुत ज़्यादा है और दूसरा है ऐसी कंट्री जो सबसे ज़्यादा यहाँ पे माइनिंग कर रही है। ठीक है, तो चाइना माइनिंग कर रहा है एंड रिजर्व सबसे ज़्यादा USA के पास है। इस बात को थोड़ा सा देखना ना, अलग अलग बातें हैं। तो यहाँ पे आप लिस्ट देख सकते हो कि जो लार्जेस्ट कोल माइन है इन द वर्ल्ड वो USA में है जिसका नाम है ब्लैक थंडर माइन।
यहाँ पे आपको सेकेंड एंड फोर्थ पोजीशन पे इंडिया की माइंस देखने को मिल जाएंगी। छत्तीसगढ़ इंडिया में है गेवर कोल माइंस एंड छत्तीसगढ़ इंडिया में है कुसमुंडा कोल माइन। डन। अब बात करते हैं टाइप ऑफ कोल्स। तो यहाँ पे जो कार्बन का परसेंटेज होता है कोल में, उसके अकॉर्डिंगली आप डिसाइड करते हो कि कौन सा कोल अच्छी क्वालिटी का कोल है। जो अच्छी क्वालिटी का कोल होता है वो जलने पे धुआं नहीं देता, राख कम छोड़ता है। ठीक है, तो 4 प्रकार के कोल होते हैं। कौन कौन से? एंथ्रेसाइट, विटिमिनस, लिग्नाइट एंड पीट। कौन कौन से हैं? एंथ्रेसाइट, विटिमिनस, लिग्नाइट एंड पीट। एंथ्रेसाइट सबसे अच्छी क्वालिटी का कोयला माना जाता है। जम्मू एंड कश्मीर में कुछ पार्ट्स में इसके रिजर्व पाए जाते हैं। एंड पीट थोड़ा सा घटिया क्वालिटी का कोल माना जाता है, जिसमें आपका कार्बन का परसेंटेज कम होता है एंड मॉइस्चर कंटेंट ज़्यादा होता है, जिसके कारण ये जो पीट कोल है वो जलने पे बहुत ज़्यादा धुआं देता है। ठीक है। एंथ्रेसाइट कोल हैज़ द हाईएस्ट कार्बन कंटेंट 80 to 95%। देन आता है विटिमिनस कोल। हमारे देश में हम विटिमिनस कोल का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं, हमारे जो पावर प्लांट्स होते हैं। इसमें कार्बन का परसेंटेज आपको 70 to 80% दिखता है। फिर आपका लिग्नाइट आता है, जिसको हम ब्राउन कोल भी कहते हैं। एंड उसके बाद आपको पीट देखने को मिलेगा, जो कि जिसमें कार्बन परसेंटेज 40 to 55% आपको देखने को मिल जाएगा। ना बात करते हैं कोल माइनिंग इन इंडिया। तो हमारे देश में कोल माइनिंग की शुरुआत कब हुई थी? ब्रिटिश काल में हुई थी। जब ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में थी तो उसने पहली बार कमर्शियल कोल माइनिंग शुरू की थी। कब? 1774, मतलब 1774 में। और कहाँ से शुरुआत हुई थी? रानीगंज कोल्ड फील्ड के पास। कहाँ पर? दामोदर रिवर में। दामोदर रिवर वेस्ट बंगाल में आपको रानीगंज कोल्ड फील्ड देखने को मिलेगी। और वहाँ से पहली बार कमर्शियली माइनिंग स्टार्ट हुई थी कोल की। कब? 1774 में, 1774 में। डन। ये हो गया स्टैटिक पॉइंट। डन। चलो अब यहाँ पे बात कर लेते हैं पेरिस ओलंपिक के बारे में। तो इंडियन CAPF मतलब सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स स्पेशल फोर्सेस कैनिन स्क्वाड इन द फ्रांस फॉर द ओलंपिक्स वेन्यू सिक्योरिटी। यहाँ पे आपको मैंने कुछ समय पहले, अगर आपको याद होगा, तो कैनिड फैमिली के बारे में बताया था। यहाँ पे जो आपके डॉग्स हैं या आपके जैकल्स हैं, फॉक्स है, ये सब कैनिड फैमिली के मेंबर होते हैं। ठीक है। और इसके लिए याद कीजिए, महाराष्ट्र ने एक अलग से कंजर्वेशन रिजर्व बनाया है। याद आया कुछ? अतपाड़ी रिजर्व। मैंने आप लोगों को अतपाड़ी रिजर्व के बारे में बताया था ना। महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने एक सेपरेट कंजर्वेशन रिजर्व बनाया है। किसके लिए? कैनेट फैमिली के लिए। तो हम उन्हीं के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है। तो 10 स्पेशली ट्रेंड इंडियन मतलब सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स एंड स्पेशल कमांडो फोर्स डॉग आर इन फ्रांस। और फ्रांस में जा रहे हैं, मतलब फ्रांस गए हुए हैं। और ओलंपिक अभी स्टार्ट होने वाले हैं ना 26 जुलाई से। तो अलग अलग लोकेशन पे ओलंपिक्स होंगे। तो यहाँ पर उसकी सिक्योरिटी के लिए इनको भी तैनात किया गया है टू प्रोवाइड अ काउंटर टेररिज्म कवर टू द वेरियस वेन्यूज ऑफ द पेरिस ओलंपिक। 10 इंडियन K9 टीम विल अंडरटेक स्निफिंग एंड पेट्रोलिंग ड्यूटीज। तो यह पेट्रोलिंग ड्यूटीज में रहेंगे। और पहली बार इस तरीके का कोलैबोरेशन हुआ है इंडियन गवर्नमेंट एंड फ्रांस की गवर्नमेंट के बीच में, कि जब हमारे जो कैनिन स्क्वाड है वो यहाँ पर देखिएगा, ये डॉग्स के साथ आपको दिख रहा है ना, ये पार्टिसिपेट कर रहा है या किसी कंट्री में गए हैं किसी गेम को सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के लिए। ठीक है। और ये बेल्जियन शेफर्ड है, ये बेल्जियन शेफर्ड इनको बोल सकते हो आप। ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे डेविस स्ट्रेट के बारे में। रिसेंटली ये न्यूज़ में है। तो हमारे लिए स्टैटिक क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एज कंपेरिजन करंट अफेयर्स यहाँ पर इस पर्टिकुलर न्यूज़ के लिए, कि डेविस स्ट्रेट कहाँ पर है, किस ओशियन में है, किसको किससे कनेक्ट करता है, किसको किससे सेपरेट करता है, ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर देखना पड़ेगा थोड़ा सा अटलांटिक ओशियन में। देखिए मैप में, ये है ग्रीनलैंड और ये है कनाडा। और ये कनाडा के कुछ आइलैंड्स हैं। ठीक है। यहाँ पर आप ये अटलांटिक ओशन देख रहे हो, यहाँ पर ये देखिए डेविस स्ट्रेट देखने को मिल रहा है। रिसेंटली अ माइक्रो कॉन्टिनेंट हैज़ बीन रिसेंटली डिस्कवर्ड इन द डेविस स्ट्रेट। डेविस स्ट्रेट आपको कनाडा और ग्रीनलैंड के बीच में देखने को मिलता है। ये देखेंगे कनाडा एंड ग्रीनलैंड के बीच में आपको डेविस स्ट्रेट देखने को मिलता है।
यहाँ पे जो आइलैंड है इनको हम बैफिन आइलैंड्स कहते हैं। क्या कहते हैं? बैफिन आइलैंड्स, जो कि कनाडा का पार्ट है। तो कनाडा के बैफिन आइलैंड और ग्रीनलैंड के बीच में ये जो वाटर लोकेटेड है, ये जो चैनल लोकेटेड है, इसको ही हम डेविस स्ट्रेट कहते हैं। और आज से कई लाखों साल पहले टेक्टोनिक प्लेट मूवमेंट के कारण, टेक्टोनिक शिफ्ट के कारण इसका फॉर्मेशन हुआ था। ठीक है, इसे हम नदर्न आर्म ऑफ द अटलांटिक ओशियन के नाम से भी जानते हैं। नदर्न आर्म ऑफ अटलांटिक ओशियन किसे कह रहे हैं? डेविस स्ट्रेट को कह रहे हैं। ठीक है, मैं एक बहुत जल्दी एक वीडियो बनाने वाली हूँ जिसमें हम सारे के सारे इंपॉर्टेंट स्ट्रेट को डिस्कस कर लेंगे, अटलांटिक ओशियन में, पैसिफिक ओशियन में। ठीक है, आज कल में वो वीडियो आपको मिल जाएगा। और हाँ, अगर आपने नहीं देखा तो जनवरी से लेकर जून मंथ तक 2024 में जितने भी इंटरनेशनल इवेंट हुए हैं, इंटरनेशनल घटनाएं हुई हैं, और बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो आपके एग्जाम के लिए यहाँ पर रेडी किया गया है। इसका पार्ट 1 अपलोड हो चुका है, आई थिंक आपने देख ही लिया होगा। ठीक है, और आज इसका पार्ट 2 मैं कुछ देर में अपलोड कर दूंगी, तो पार्ट 2 आप देख लेना। और फिर जो लास्ट हमारा कंपाइलेशन है, लास्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंपाइलेशन, जहाँ से तो 100% क्वेश्चन बनना ही है, गवर्नमेंट स्कीम। ठीक है, लास्ट 6 मंथ की जो भी गवर्नमेंट ने स्कीम्स, न्यू स्कीम्स लॉन्च की हैं, या कोई ओल्ड स्कीम जो न्यूज़ में थी, उनको हम यहाँ पे लास्ट 6 मंथ की स्कीम को डिस्कस कर लेंगे। जैसे कि जल जीवन मिशन न्यूज़ में था, स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण न्यूज़ में था। डायरेक्ट क्वेश्चन बनेगा, जल जीवन मिशन को कब लॉन्च किया गया, किस मिनिस्ट्री के अंदर काम करता है। ठीक है, या प्रधानमंत्री सूर्य पोर्टल लॉन्च किया गया है। तो इस तरीके से जो भी 6 महीने में नेशनल स्कीम्स थी या गवर्नमेंट स्कीम न्यूज़ में थी, उनको हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो इन वीडियोस को देख लीजिए, ये आपको डेफिनेटली एग्ज़ाम में मदद करेंगे। ओके है जी, डन। और कल क्या है? संडे। तो संडे को डेली करंट अफेयर्स तो नहीं होगा, तो क्या होगा? वीकली करंट अफेयर्स होगा, जिसमें हम क्विज डिस्कस करेंगे। तो आप बिल्कुल क्विज अटेंड कर सकते हैं। और हाँ, कल आपको मैगजीन भी मिल जाएगी, जो 6 मंथली कंपाइलेशन है ना हमारा, जो हमने अवार्ड्स, अपॉइंटमेंट और जो भी किया हुआ है, वो सब आपको वहाँ पर मिल जाएगा। ई बुक है, तो आप उसे डाउनलोड कर लेना। डन इतनी चीज़ें? ओके है? एनी डाउट? अगर स्टिल कोई डाउट है तो टेलीग्राम पे मैसेज कर देना, हम देख लेंगे, रिप्लाई भी कर देंगे। ओके, नेक्स्ट है MVC चेंज, वर्ल्ड फर्स्ट कमर्शियल पैसेंजर फेरी powered by 100% hydrogen fuel. The MVC change was launched recently in the San Francisco. तो यहाँ पर आप देखेंगे ये फेरी बोट है जो पैसेंजर को कैरी करती है। लेकिन इस फेरी बोट की खास बात है कि इसमें हमने फ्यूल 100% क्या यूज़ किया है? हाइड्रोजन फ्यूल का इस्तेमाल किया गया है। और इस बोट का नाम क्या है? MVC बोट आपको देखने को मिल जाएगी, जो कि पैसेंजर को कैरी करने वाली एक कमर्शियल फेरी बोट है। किसने लॉन्च की है? सैन फ्रांसिस्को ने इसको लॉन्च की है। ठीक है, 75 पैसेंजर को ये कैरी करने में कैपेबल है, और इसको तैयार किया है ऑल अमेरिकन मरीन शिपयार्ड ने। ठीक, इसमें हमने हाइड्रोजन फ्यूल को इस्तेमाल किया है, जो कि इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करता है। इसमें क्या किया गया है? एक टैंक है जिसमें हाइड्रोजन फिल है, जो कि ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है और फिर पावर जनरेट करता है। जैसे कि अगर फॉसिल फ्यूल्स होते हैं, तो फॉसिल फ्यूल में बाय प्रोडक्ट क्या जनरेट होता है? तो हमको पता है कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं ना। जब भी कोई भी कोयला, पेट्रोल, डीजल कुछ भी जलेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड तो प्रोड्यूस करेगा ही। लेकिन जब हाइड्रोजन फ्यूल बर्न होता है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है, तो ये क्या पावर जनरेट करने के बाद इसका जो बाय प्रोडक्ट है वो क्या होता है? बाय प्रोडक्ट होता है हीट, और हीट के अलावा होता है वाटर वेपर। तो ये केवल वाटर वेपर यहाँ पे जनरेट करेगा। ठीक है, डन इतनी चीज़ें। चलिए नेक्स्ट है, इंडियाज फर्स्ट ओवरसीज जन औषधि केंद्र ओपन इन मॉरिशियस। मॉरिशियस में इंडिया का पहला जन औषधि केंद्र, जो कि ओवरसीज है या किसी दूसरे देश में है भारत के बाहर, ओपन किया गया है बाय द एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर। ओके, तो एस जयशंकर जी अलॉन्ग विथ मॉरिशियस प्राइम मिनिस्टर प्रवीण कुमार जगन्नाथ इनॉग्रेटेड द जन औषधि केंद्र। ये जन औषधि केंद्र क्या होते हैं? तो जन औषधि केंद्र अफोर्डेबल रेट पर, मिनिमम प्राइस पर जेनेरिक मेडिसिन अवेलेबल कराते हैं। द हेल्थ पार्टनरशिप प्रोजेक्ट विल सप्लाई कॉस्ट इफेक्टिव मेड इन इंडिया मेडिसिन। ओके,
अब यहाँ पे जो जन औषधि केंद्र का कॉन्सेप्ट है, इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना की शुरुआत प्रधानमंत्री ने या डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल, मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर ने की थी कब? 2008 में। ठीक है, नेक्स्ट है नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर इन डेवलपमेंट। यहाँ पर देखिएगा, एक हमने 2021 में एक्ट को पास करके एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट सेटअप किया था। 2021 में हमने एक एक्ट पास किया था जिसका नाम है द नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट एक्ट, और एक नई बॉडी, एक नया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट बनाया था जिसका नाम है नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट। अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या कहती है कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर करने की ज़रूरत है, तो इसको फंड भी चाहिए होंगे, इसके पास बैलेंस भी तो होना चाहिए, तभी तो लोन देगा। ठीक है, सो गवर्नमेंट वांट टू इंक्रीज द कैपिटल बेस ऑफ द नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट, जिसको शॉर्ट में हम NABFID कहते हैं, टू 1 ट्रिलियन रुपीज थ्रू द सपोर्ट फ्रॉम द बैंक। इसका जो बेस है, कैपिटल बेस, वो कितने करने की बात की जा रही है? 1 ट्रिलियन रुपीज करने की बात की जा रही है, और जो हमारे अदर कमर्शियल बैंक्स हैं वो सपोर्ट करेंगे इसके लिए। ठीक है, ये एक स्पेशलाइज्ड डेवलपमेंट या स्पेशलाइज्ड इंस्टीट्यूट है जो फाइनेंस करता है इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट को। अब यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ निकल के आती है, ये वाली। गवर्नमेंट अनाउंस फ्लैट 5% IGST ऑन द एयरक्राफ्ट पार्ट्स। अभी तक क्या था ना, अलग अलग पार्ट्स के लिए अलग अलग IGST लगती थी, इसको एक सिंप्लीफाई और यूनिफाई किया है, और जितने भी एयरक्राफ्ट के पार्ट्स हैं उसमें एक IGST को डिसाइड किया गया है विच इज़ 5%। ठीक है, तो आप देखेंगे यूनिफॉर्म IGST रेट ऑफ 5% फॉर एयरक्राफ्ट पार्ट्स, जो कि 15 जुलाई से इफेक्ट में आ गया है। गवर्नमेंट ने इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए अनाउंस कर दिया है कि 15 जुलाई से जितने भी आपके एयरक्राफ्ट पार्ट्स हैं, एयरक्राफ्ट इंजन के पार्ट्स हैं, उसमें आपको IGST 5% लगेगा। पहले ये वेरी होता था 5%, 12, 18, 28%, और इसको अब यहाँ पर यूनिफॉर्म करके कितना कर दिया है? 5% कर दिया है। इसका पर्पस क्या है? इसका पर्पस यही है कि इंडिया को लीडिंग एविएशन हब बनाना है। ठीक है, और हमें अपना जो एविएशन सेक्टर है वो $4 बिलियन करना है बाय द 2030। ठीक है, हमारा जो एविएशन हब है, MRO इंडस्ट्री है, वो हमें कितनी करनी है? $4 बिलियन करनी है बाय द 2030। ठीक है, ये बात यहाँ पे कही है, इसलिए टेक्स्ट स्ट्रक्चर को रिवाइज किया गया है, रिवैम्प किया गया है, और यूनिफॉर्म करके 5% कर दिया है। अभी IGST क्या होता है? तो देखिएगा, GST में आपको एक मिलता है इंट्रा स्टेट मूवमेंट, मतलब आपके जो गुड्स हैं वो स्टेट के अंदर ही ट्रांसफर हो रहे हैं, और एक होता है आपका इंटर स्टेट मूवमेंट। तो जब इंट्रा स्टेट मूवमेंट होता है तो आपको CGST और SGST देखने को मिलता है, और जब इंटर स्टेट मूवमेंट होता है तो आपको IGST देखने को मिलता है। तो IGST मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पे? इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। आपको सबको पता ही है कि जो GST है वो एक इनडायरेक्ट टैक्स है। ठीक है, तो इट इज अ टाइप ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स दैट इज लिवाइड ऑन द इंटर स्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन इंडिया। अच्छा, IGST को कलेक्ट कौन करता है? तो सेंट्रल गवर्नमेंट कलेक्ट करता है, और इस रेवेन्यू को सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में शेयर कर दिया जाता है, जिसे हम IGST कहते हैं। डन इतनी चीजें? चलिए, अब यहाँ पे फीफा की रैंकिंग, लेटेस्ट रैंकिंग पब्लिश हुई है, और अगेन इंडिया 124 पोजीशन पे है। इंडिया फीफा रैंकिंग में या फुटबॉल टीम रैंकिंग में किस पोजीशन पे है? 124th पोजीशन पे आपको देखने को मिल जाएगा। सो फीफा रैंकिंग में टॉप पर कौन है? अर्जेंटीना है, अर्जेंटीना के बाद फ्रांस एंड देन स्पेन। ठीक है, और इंडिया 124 पोजीशन पे, इस बात को याद रखना। नेक्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़, अगर आज की सबसे इंपॉर्टेंट न्यूज़ देखा जाए या जहाँ से क्वेश्चन उठ के बनना चाहिए, वो ये न्यूज़ आपको स्क्रीन पे दिख रही है। ठीक है, हम बात कर रहे हैं उर्सुला वॉन डेर लेयन के बारे में, और इन्हें रीइलेक्ट किया गया है यूरोपियन कमीशन का प्रेसिडेंट। कहाँ से बिलोंग करती हैं उर्सुला? तो उर्सुला बिलोंग करती हैं जर्मनी से, और इनको यूरोपियन कमीशन का वापस से प्रेसिडेंट बना दिया गया है अनदर 5 ईयर के लिए। ऑलरेडी ये प्रेसिडेंट हैं, 2019 में इनको इलेक्ट किया गया था फर्स्ट टाइम, और इनका टेन्योर
इनका टेन्योर अक्टूबर तक चलना है और 1 नवंबर 2024 से लेकर अक्टूबर 2029 तक 2024 से 2029 तक के लिए वापस से इनको प्रेसिडेंट बनाया गया है यूरोपियन कमीशन का। ठीक है, तो जल्दी से कमेंट करके आप बताओ मुझे, कल मैंने यूरोपियन पार्लियामेंट की न्यू प्रेसिडेंट पे डिस्कशन किया था, याद आया कुछ? यूरोपियन पार्लियामेंट की न्यू प्रेसिडेंट कौन बन गई हैं? कमेंट करके बताइए। और अभी हमने देख लिया यूरोपियन कमीशन की प्रेसिडेंट री इलेक्ट हुई हैं, जिनका नाम है उर्सुला वॉन डर लियन, जो कि जर्मनी से बिलोंग करती हैं। अगला नाम आता है गौरव गोगोई का। गौरव गोगोई रीअपॉइंटेड कांग्रेस डिप्टी लीडर इन द लोकसभा। तो लोकसभा में एक लीडर है, एक अपोजिशन लीडर है। लीडर कौन होता है? जो स्पीकर होते हैं वही लोकसभा के लीडर होते हैं, जो कि ओम बिरला जी हैं। अपोजिशन लीडर कौन है? राहुल गांधी हैं। और एक डिप्टी लोकसभा लीडर चुने गए हैं कांग्रेस पार्टी के द्वारा, जिनका नाम है गौरव गोगोई। ठीक है, गौरव गोगोई द 3 टर्म कांग्रेस एमपी फ्रॉम द आसाम जोरहट। इनका कॉन्स्टिट्यूंसी क्या है? आसाम के जोरहट से बिलोंग करते हैं और ये वापस से डिप्टी लीडर बन गए हैं लोकसभा में कांग्रेस पार्टी के। ठीक है, इसके अलावा आपको केरला के एमपी मतलब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट देखने को मिलेंगे, जिनका नाम है कोदिक कुन्निल सुरेश या के सुरेश। ये हमारी मतलब कांग्रेस पार्टी के चीफ विप होंगे। अब विप क्या होता है? तो विप पॉलिटिकल पार्टी, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी है तो पॉलिटिकल पार्टी के डिसिप्लिन को मेंटेन करता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे इंडिविजुअल आपकी क्या फरमाइश है या आपकी क्या ख्वाहिशें हैं वो मैटर नहीं करती, पार्टी क्या चाहती है वो मैटर करता है। फॉर एग्जांपल कोई बिल आया, ठीक है, अब उस बिल पे वोटिंग करनी है तो पार्टी डिसाइड करेगी कि हम फेवर में वोट करेंगे कि हम अगेंस्ट में वोट करेंगे, और सारे पार्टी मेंबर्स को वैसे ही काम करना पड़ेगा। अपनी इंडिविजुअल चॉइस कि पार्टी कुछ भी कर रही है हम तो यही करेंगे, ऐसा नहीं होता। तो ये सारी चीजें प्रॉपर पार्टी का डेकोरम मेंटेन करने का काम कौन करेगा? ये विप करता है, इसे हम विप कहते हैं। ठीक है, और ये किसे बनाया गया है? तो के सुरेश को बनाया गया, जो कि केरला से हैं। चलिए नेक्स्ट पर्सन न्यूज में कौन है? इनका नाम है ग्रेटा गैरविंग। अभी रिसेंटली एक मूवी आई थी ना, बारबी मूवी, जिसको ऑस्कर ऑस्कर अवार्ड भी दिए गए थे, बारबी मूवी। इसके अलावा लेडी बर्ड, लिटिल वीमेन जैसी कई सारी पिक्चर्स इन्होंने बनाई हैं। एक फिल्म मेकर आपको देखने को मिलेंगी और इनको 2024 पायोनियर ऑफ द ईयर अवार्ड दिया गया है। पायोनियर ऑफ द ईयर अवार्ड 2024 किसे दिया गया है? बारबी फिल्म मेकर, जिनका नाम है ग्रेटा गैरविंग, इनको दिया गया है ये अवार्ड बाय द विल रोजर्स मोशन पिक्चर पायोनियर फाउंडेशन। ठीक है, अगर हम बात करते हैं ये बारबी मूवी जो इन्होंने क्रिएट की थी, इसने हिस्ट्री क्रिएट की है क्योंकि ये फर्स्ट सोलो फीमेल डायरेक्टेड फिल्म है जिसने $1 बिलियन बॉक्स ऑफिस पे अचीव किया था, अर्न किया था। ठीक है, अगला नाम आता है यहाँ पे सुभाष दांडेकर का। याद कीजिए जब हम स्कूल में पढ़ते हैं और हमेशा एक कंपॉक्स बॉक्स, जब हम स्पेशली जब हम टिग्नोमेट्री या ज्योमेट्री की क्लासेस अटेंड करते हैं स्कूल में, सर्कल ड्रॉ करना है या डिफरेंट ज्योमेट्री के प्रॉब्लम सॉल्व करने हैं, तो हम एक कंपॉक्स बॉक्स हमेशा कैरी करते हैं जो कि कैमलिन का जनरली होता है ना। या हम जब ड्राइंग करते हैं, पेंटिंग करते हैं, तो कैमलिन के प्रोडक्ट आपने 100% यूज़ किए ही होंगे। तो ये कैमलिन के फाउंडर थे जिनका नाम है सुभाष दांडेकर। ही पास्ड अवे रिसेंटली, ठीक है, एट द एज ऑफ 86। तो सुभाष दांडेकर, द फाउंडर ऑफ आइकॉनिक स्टेशनरी ब्रांड कैमलिन, डाइड। इन्होंने कंपनी को शुरू किया था 1931 में और उस समय इसका नाम था हॉर्स ब्रांड। बाद में इसका नाम चेंज करके क्या किया गया था? कैमलिन किया गया था। तो कैमलिन के फाउंडर थे और इनका निधन हो गया है। चलिए अगले पर्सन के बारे में बात करते हैं जिनका नाम है डॉक्टर MS वालीथन। ही पास्ड अवे। ये कार्डिक सर्जन रहे हैं हमारी कंट्री के। इसके अलावा फर्स्ट वाइस चांसलर भी रहे हैं मणिपुर एकेडमी ऑफ हायर एजुकेशन के। तो कार्डिक सर्जरी एंड मेडिकल टेक्नोलॉजी में इनका कंट्रीब्यूशन काफ़ी ज़्यादा रहा है। तो मेडिकल फील्ड में कंट्रीब्यूट करने के कारण इन्हें पद्म अवार्ड भी मिला हुआ है। पद्मश्री 2002 में मिला था, पद्म विभूषण अवार्ड 2005 में दिया गया था। इसके अलावा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड भी इंडियन मेडिकल एसोसिएशन से मिला हुआ है और डॉक्टर BC रॉय नेशनल अवार्ड भी इन्हें दिया गया है। इनका भी निधन हो गया है।
तो याद रखेंगे पद्म अवार्डी है तो इम्पोर्टेंट पर्सन तो होंगे ही, ठीक है। इनका नाम, इनका प्रोफेशन और कब पद्म अवार्ड मिला, ये 3 बातें आपको याद रखनी है। नेक्स्ट है, अब 1-2 बुक्स भी हम देख लेते हैं। विंग्स टू आवर होप्स वॉल्यूम 1, विंग्स टू आवर होप्स वॉल्यूम 1 रिसेंटली रिलीज किया गया है। और इस बुक में ना प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू की जो 75 स्पीचेस हैं, जो भी इनके भाषण दिए गए हैं 75, उनका कलेक्शन आपको देखने को मिलेगा। और मम्मा मतलब आपके जो चीफ मिनिस्टर, एक्स चीफ मिनिस्टर रहे हैं मध्य प्रदेश के शिवराज सिंह चौहान, जो कि फिलहाल मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट को संभालते हैं, उन्होंने हिंदी एंड इंग्लिश में इसकी ई बुक को रिलीज किया है, ठीक है। डन। द बुक विंग्स टू आवर होप्स वॉल्यूम 1 ऑन द प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू 75 सिग्निफिकेंट स्पीचेस, इसको रिसेंटली लॉन्च किया गया है। और 2 और अलग बुक लॉन्च की गई हैं। पहला है कहानी राष्ट्रपति भवन की एंड राष्ट्रपति भवन हेरिटेज मीट्स द प्रेजेंट, ये दोनों पुस्तकों को भी रिसेंटली लॉन्च किया गया है, ठीक है। अब यहाँ पर देखेंगे उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट। उत्तर प्रदेश में, महाराष्ट्र में कुछ समय बाद असेंबली इलेक्शंस होने वाले हैं, हमें पता ही है। एंड उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट में जब योगी आदित्यनाथ का टेन्योर स्टार्ट होता है 2022 से 2027 का, इनका जो एजेंडा था वो ये था कि हम यूपी को $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाएंगे। उत्तर प्रदेश को हम क्या करेंगे, $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाएंगे 5 साल के टर्म में, 2022 से 2027 के बीच में, 2022 से लेकर 2027 के बीच में, ऐसा इन्होंने कहा था, ठीक है। तो इस पर ही एक बुक रिलीज की गई है। क्या है? बुक्स ऑन आदित्यनाथ गोल एंड एफर्ट्स टू मेक यूपी अ $1 ट्रिलियन इकोनॉमी, इसको लॉन्च किया गया है। यूपी के फाइनेंस मिनिस्टर सुरेश खन्ना ने इस बुक को लॉन्च किया है। बुक का टाइटल क्या है? $1 ट्रिलियन इकोनॉमी, योगी गवर्नमेंट, उत्तर प्रदेश ऑन द मूव। ये इसका इंग्लिश वर्जन है जिसको लखनऊ में लॉन्च किया है, और इसका हिंदी वर्जन भी लॉन्च किया गया है। हिंदी वर्जन है $1 ट्रिलियन इकोनॉमी, अब नहीं रुकेगा उत्तर प्रदेश, ये हिंदी वर्जन देखने को मिल जाएगा। अच्छा, इस बुक के ऑथर कौन है? लॉन्चिंग तो समझ में आ गई है कि यूपी के फाइनेंस मिनिस्टर ने किया है, लेकिन इसके ऑथर कौन है, लिखा किसने है? तो डॉक्टर शीलवंत सिंह। डॉक्टर शीलवंत सिंह इसके राइटर आपको देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। डन इतनी चीजें, तो ये आपकी कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स हो गई। लास्ट में शॉर्ट न्यूज़ देख लेते हैं और कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू हम कवर करेंगे। वीडियो के एंड में एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ द डे होगा जिसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में दे सकते हो, ठीक है। इंडियाज फर्स्ट म्यूजियम विद इन अ मेडिकल इंस्टीट्यूट टू बी सेट अप एट द पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च इन चंडीगढ़। तो चंडीगढ़ में ये जो इंस्टीट्यूट है ना, पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च, इसके प्रेमाइसेस में पहला म्यूजियम सेटअप किया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं हैदराबाद बेस्ड स्पेस इंजीनियरिंग सॉल्यूशन प्रोवाइडर जिसका नाम है ध्रुव स्पेस हैज बिकम वन ऑफ द फर्स्ट प्राइवेट प्लेयर इन द कंट्री टू गेट ऑथोराइजेशन फ्रॉम द इन स्पेस का मतलब है इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन एंड ऑथोराइजेशन सेंटर, जो कि इसरो की एक कमर्शियल विंग है, कमर्शियल आर्म है, टू प्रोवाइड ग्राउंड स्टेशन एज अ सर्विस। तो यहाँ पर देखेंगे हैदराबाद बेस्ड एक स्पेस इंजीनियरिंग सॉल्यूशन प्रोवाइडर है, ठीक है, जो अलग अलग टाइप के सॉल्यूशन प्रोवाइड करता है स्पेस सेक्टर में, जिसका नाम है ध्रुव स्पेस। और ये पहला प्राइवेट प्लेयर बन गया है हमारे देश में जिसको इन स्पेस मतलब जो कमर्शियल विंग है इसरो की, इन्होंने इसे ऑथोराइज किया है टू प्रोवाइड अ ग्राउंड स्टेशन एज अ सर्विस, ओके। चलिए अब कुछ क्वेश्चंस देखेंगे और क्वेश्चन से भी हम करेंट अफेयर्स को सीखते जाएंगे, ठीक है। कुछ शॉर्ट न्यूज़ होती हैं जिनको डिटेल में डिस्कस करना ज़रूरी नहीं होता, लेकिन हाँ क्वेश्चन आंसर के फॉर्मेट में हम डेफिनेटली उनको डिस्कस कर सकते हैं। आप लोगों ने वॉइस ओवर आर्टिस्ट के बारे में सुना होगा, जैसे कभी डोरेमोन देखा है, तो डोरेमोन थोड़ी ना बोल रहा है, पीछे कोई वॉइस ओवर आर्टिस्ट है ना जो बोल रहा है, राइट। सो मुझे डोरेमोन इसलिए याद आया, मेरी जो छोटी बहन थी, मेरी चाची की बेटी एक्चुअली, सो अभी भी मैं उसके जब घर जाती हूँ तो उसके साथ बैठ के डोरेमोन देखती हूँ, क्योंकि वो वही देखती है, वो चैनल चेंज नहीं करने देती, ठीक है। तो काफ़ी छोटी सी है वो, और हमेशा हम उसके साथ डोरेमोन देखा करते थे, तो इसलिए।
What is the name of upscaling program launched by the National Film Development Corporation (NFDC) and Netflix for the voice over artist in India? तो यहाँ पे वॉइस ओवर आर्टिस्ट के लर्निंग के लिए इन डिफरेंट लैंग्वेज में कैसे आपको काम करना है, इसके लिए एक प्लेटफॉर्म या एक प्रोग्राम लॉन्च किया गया है। किसने किया है? नेटफ्लिक्स ने एंड नेशनल फिल्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ने। इसका नाम है द वॉइस वॉक्स। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। The Voice Box program will offer recognition of the period learning training for the voice over artist on English, Hindi, Marathi, Bengali, Malayalam, Tamil, Telugu and Gujarati language. ठीक है। नेक्स्ट है, एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर एस जयशंकर हैज इनॉग्रेटेड इंडियाज फर्स्ट ओवरसीज जन औषधि केंद्र इन विच कंट्री इन जुलाई? तो आंसर हो जाएगा मॉरिशियस। अब मैं क्या करूं, मुझे एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद आ गया है, वो तो मुझे पूछना ही पड़ेगा। ठीक है, आईआईटी मद्रास का फर्स्ट ओवरसीज कैंपस कहां पर ओपन किया गया था? ठीक है, सेकेंड कैंपस तो श्रीलंका में कैंडी में ओपन किया गया था, लेकिन फर्स्ट कैंपस आईआईटी मद्रास का फर्स्ट कैंपस कहाँ पर ओपन किया गया था? आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। तो अभी तक मैंने आपसे 2 क्वेश्चन पूछ लिए हैं। कौन कौन से? पहला क्वेश्चन पूछा है आपसे यूरोपियन पार्लियामेंट की न्यू प्रेसिडेंट कौन बनी है, एंड सेकेंड क्वेश्चन यहाँ पर आपका आईआईटी मद्रास का ओवरसीज कैंपस। ठीक है, इन दोनों के आंसर आप देना। नेक्स्ट है, इन जुलाई 2024 FICCI Economics Outlook Survey project an annual GDP growth of the 24-25 at what percent? तो FICCI ने भारत की इकोनॉमिक ग्रोथ कितनी कही है? FICCI ने भारत की इकोनॉमिक ग्रोथ कितनी कही है 2024-25 में? तो आंसर हो जाएगा 7%। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अब देखिए, ये सब हमने रिसेंटली डिस्कस किया है और मुझे पता है काफी कंफ्यूजिंग होता है, लेकिन क्वेश्चन तो आएगा। ठीक है, जैसे कि मैंने डिस्कस किया था अभी रिसेंटली आईएमएफ के बारे में, तो आईएमएफ ने भी तो FY25 मतलब आपके 2024-25 के लिए आईएमएफ ने भी तो कहा है कि 7% रहेगा। सिमिलर यहाँ पे FICCI ने भी सिमिलर कह दिया। FICCI ने भी कह दिया कि FY25 में भारत की जीडीपी कितनी रहेगी? 7% रहेगी। ठीक है, डन। इसके अलावा एशियन डेवलपमेंट बैंक भी यही कहता है कि FY25 में भारत की जीडीपी कितनी रहेगी? 7% रहेगी। तो देखेंगे FICCI ने भी वही कहा है, एशियन डेवलपमेंट बैंक, और IMF ने भी वही कहा है, लेकिन आरबीआई और फिच रेटिंग अलग बातें करते हैं। आरबीआई और फिच रेटिंग के अकॉर्डिंगली भारत की जीडीपी FY25 में कितनी होगी? 7.2% होगी। ठीक है, डन। एंड S&P ग्लोबल FY25 में 6.8%, FY26 में 6.9% और FY27 में 7% बोलता है। ये लेटेस्ट डेटा है जो रिसेंटली अभी जो भी रिपोर्ट वगैरह पब्लिश हुई हैं उनका डेटा है। ठीक है, अपडेटेड है, आप इसको याद रख सकते हो। चलिए, अब अगले प्लेयर के बारे में बात कर रहे हैं जिन्होंने हिस्ट्री क्रिएट कर दी है। कैसे क्रिएट कर दी है देख लेते हैं। केविन क्विंटल, who was seen in the news in the July 2024 for achieving a remarkable achievement, is associated with which of the following sport? ये जो केविन क्विंटल हैं या केविन कुंतल जो आपको देखने को मिल रहा है, ये किस स्पोर्ट से एसोसिएटेड है? आंसर हो जाएगा इनका एसोसिएशन रेसिंग से है। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। देखिए, मैं इनका फोटो भी दिखाती हूँ आपको, ये है। ठीक है, क्यों न्यूज़ में? क्योंकि पहले इंडियन रेसर बन रहे हैं जो कि वर्ल्ड सुपर बाइक चैंपियनशिप में पार्टिसिपेट करने वाले हैं। अभी पार्टिसिपेशन हुआ नहीं है, मतलब इन द सेंस कि अभी टूर्नामेंट हुआ नहीं है, विनर नहीं हुआ है, बस पहले इंडियन है रेसर है जो कि वर्ल्ड सुपर बाइक चैंपियनशिप में पार्टिसिपेट करने वाले हैं। ये जो सुपर बाइक चैंपियनशिप है इसकी शुरुआत 1988 में हुई थी, 1988 में हुई थी। ठीक है, अब एक और बुक न्यूज में है। हु इज द ऑथर ऑफ द बुक तंत्र ऑन द एज? तंत्र ऑन द एज विच रिसेंटली वॉन द ऑक्सफोर्ड बुक स्टोर आर्ट बुक प्राइज। तो ऑक्सफोर्ड बुक स्टोर आर्ट बुक प्राइज इनको मिला है तंत्र ऑन द एज के लिए, और इनका नाम है मधु खन्ना। क्या नाम है? मधु खन्ना। ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ये मधु खन्ना है, इनकी ही बुक है ये तंत्र ऑन द एज, जिसको रिसेंटली ऑक्सफोर्ड बुक स्टोर आर्ट बुक प्राइज दिया गया है। ओके है जी। चलो नेक्स्ट क्या है?
ये तो अभी डिस्कस किया था। हु हैज़ रिसेंटली बीन मेड द कैप्टन ऑफ द इंडियन T20 टीम, तो सूर्य कुमार यादव को T20 टीम का कैप्टन रिसेंटली बनाया गया है। नेक्स्ट है DMRC, दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन इनॉग्रेटेड द ई-वेस्ट रिसाइकलिंग बॉक्स फैसिलिटी इन कोलैबोरेशन विथ विच कंट्री। तो यहाँ पे जो मेट्रो स्टेशन है दिल्ली के, वहाँ पर एक ई वेस्ट रिसाइकलिंग फैसिलिटीज को इंस्टॉल किया जाएगा मेट्रो स्टेशन में विद द कोलैबोरेशन ऑफ जापान गवर्नमेंट। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। तो दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन इनॉग्रेटेड एन इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट रिसाइकलिंग बॉक्स इन द कोलैबोरेशन विथ जापानीज फर्म। और जो रिसाइकलिंग बॉक्सेस हैं ये 15 मेट्रो स्टेशन में दिल्ली में अवेलेबल रहेंगे टू रिसाइकल वेरियस वेस्ट आइटम इंक्लूडिंग प्रिंटर इंक बॉटल्स। ठीक। Who has been re-elected as the president of European Union's Executive Commission? तो अभी हमने देखा है जर्मनी की उर्सुला वॉन डर लियन है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है आज से हमने आई थिंक 4 months अगो इस न्यूज़ को कवर किया था और अभी रिसेंटली लॉन्चिंग हुई है तो वापस से न्यूज़ में है। Which company partnered with Madras Motor Sport Club to supply Storm X फॉर द इंडियन नेशनल रेसिंग चैंपियनशिप? तो आपको बताया था ना मैंने, वो कौन सा फर्म है जिसने एक नया वेरिएंट निकाला, एक पावर फ्यूल बनाया है जिसका नाम है स्टॉर्म एक्स, जो कि आपकी मोटर बाइक में, रेसिंग व्हीकल्स में यूज़ किया जाएगा। आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड। स्टॉर्म एक्स आपको इसका फ्यूल देखने को मिल जाएगा जो कि इंडियन नेशनल रेसिंग चैंपियनशिप में इस फ्यूल का इस्तेमाल किया जाएगा। ऑप्शन बी। Next, a government has recently announced implementation of uniform IGST rate of blank on all aircrafts and aircraft engine part। तो अभी हमने देखा एक यूनिफॉर्म रेट डिसाइड किया गया है 5% का। ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट, व्हाट इज द नेम ऑफ नेशनल नार्कोटिक्स हेल्पलाइन 1933 लॉन्च रिसेंटली बाय द फेडरल एंटी नार्कोटिक्स एजेंसी नार्कोटिक कंट्रोल बोर्ड। यहाँ पर याद कीजिए मैंने आपको 1933 एक 24/7 नार्कोटिक्स हेल्पलाइन नंबर के बारे में डिस्कस किया था और एक प्लेटफॉर्म के ऊपर भी डिस्कशन किया था जिसका नाम था मानस। याद आया मानस का नाम? ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट है। कि 2 क्वेश्चन, इन दोनों क्वेश्चंस के आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में देंगे। पहला क्वेश्चन है ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते रिसेंटली न्यूज़ में था, ये किसने ऑर्गेनाइज किया था? DRDO ने, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स ने, इसरो ने, या मिनिस्ट्री ऑफ वीमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट का प्रोग्राम था ये? एंड वेयर इज द वीमेंस एशिया कप 2024 बीइंग ऑर्गेनाइज? कहाँ पर 9th एडिशन हो रहा है वीमेंस एशिया कप का? इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका या फिर बांग्लादेश। ठीक है, तो ये हो गए आज के टोटल 4 क्वेश्चन। इन चारों क्वेश्चंस के आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में चाहिए और चारों मैंने बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे पूछे हैं। ओके है जी, और प्लीज़ लाइक बटन पे क्लिक करके जाना भूलना नहीं। ओके बाय, मिलते हैं कल के वीडियो में मॉर्निंग 9 AM पे वीकली करंट अफेयर्स के साथ।